नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये हमारा थर्ड पार्ट है कि लगन का मालिक हर घर में किस तरीके से फल देता है। और हमने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। पहला जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है लगन का मालिक चौथे घर तक, और दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लगन का मालिक फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस में किस तरीके से आपको रिजल्ट देता है या आपकी पर्सनैलिटी को किस तरीके से डेविएट करता है अपने हाउस के कारक तत्वात से, उनके सिग्निफिकेंस से। अब हमारा जो ये पार्ट है थर्ड पार्ट, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लगन का मालिक अगले जो दो घर हैं, सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस, जो कि एक वीनस रूल करता है, और जो एट्थ हाउस है वो मार्स और केतु, जो उसके दो रूलर है वो रूल करते हैं। तो ये वीडियो में हम ये दो दो घर हैं, इनमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि लगन का मालिक किस तरीके से आपको फल देता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेवन्थ हाउस है क्या एक्चुअली में। सेवन्थ हाउस जो होता है हमारी कुंडली का जो सातवां घर है, वो हमारी पार्टनरशिप को बताता है। जो भी हमारे स्पाउस हैं, हमारी शादी है, जो शादी होती है एक्चुअली नाइन्थ हाउस है, बट जो हमारी पार्टनरशिप है, हमको किस तरीके का पार्टनर मिलेगा, या हम हमारे पार्टनर से हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे, या हम जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, उनसे हमारी चीज़ें कैसी रहेंगी, वो सेवन्थ हाउस बताता है। अब सेवन्थ हाउस जो है वो आपके बिजनेस को बताता है, आपके जो भी बोल सकते हैं कि आपकी बिजनेस पर्सनालिटी, आप किस तरीके से अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप बिजनेस पर्सनालिटी है या नहीं है, वो सब कुछ सेवन्थ हाउस बताता है कि आप कितने अच्छे से अपने बिजनेस को परफॉर्म कर पाएंगे, आप कितने अच्छे से सोसाइटी में अपने रिलेशंस को मैनेज कर पाएंगे। रिलेशंस भी जो है वो सेवन्थ हाउस होते हैं। और हम कह सकते हैं कि आपके जितने भी आप फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपकी जितने भी बोल सकते हैं आपके आजू बाजू के लोग हैं, उनसे आप कितने अच्छे से रिलेशंस को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वीनस जो है उस घर का लॉर्ड है, और वीनस जो है वो बोल सकते हैं कि डिप्लोमेसी को बताता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को डिप्लोमेटिकली रूल कर सकते हैं, या डिप्लोमेटिकली हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। लीब्रा जो साइन है, लीब्रा जो सेवन्थ हाउस जो आता है उसमें लीब्रा साइन आता है। लीब्रा साइन जो है उसका जो सिंबल भी हम देखेंगे तो एक तराजू बनकर आता है। तराजू इन द सेंस कि हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस ही जो है वो जीवन को चलाता है। और जो शनि जो है हमारा जो कर्म बताते हैं, वो भी इसी घर में आकर के बोल सकते हैं एक्सल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। और ये यही बताना चाहते हैं कि हर इंसान का जो बोल सकते हैं कर्म हो गया या उसकी ड्यूटीज हो गई, वो सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। और इस जो हाउस है उससे रिलेट करके हम देखें तो शनि भी यही कहना चाहते हैं कि आपके रिलेशंस, आपके कर्मा, ये सब चीज़ें एक बैलेंस वे में चलनी चाहिए। और सेवन्थ हाउस जो है वो ना आपकी कुंडली का बोल सकते हैं आपकी छवि है, आपकी समाज में छवि क्या है, आप किस तरीके से एक इमेज कैरी करते हैं, आप किन लोगों से अच्छे रिलेशन बना पाते हैं, आप कितने अच्छे से झुक पाते हैं लोगों के सामने, आप खुद को किस तरीके से बहुत अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं लोगों के सामने, वो सब कुछ आपका सेवन्थ हाउस बताता है। उसी से अब हम आगे चले तो बात करते हैं एट्थ हाउस की। अब एट्थ हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस का है, आपकी मृत्यु का है, कि आप किस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप बोल सकते हैं आप में चेंजेस किस तरीके से आएंगे, या आप खुद में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, आप खुद को कितना अकेला कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, और वहां से क्या सीख सकते हैं अपने लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, ताकि आप आगे जा पाए। जो एक नया गंडांत आता है, ये जो सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस है, ये जो दूसरा गंडांत है, जो बोल सकते हैं कि पहला गंडांत होता है फर्स्ट हाउस से लेकर के फोर्थ हाउस तक, और जो दूसरा गंडांत है फिफ्थ हाउस से लेकर के एट्थ हाउस तक आता है। तो ये जो दो घर हैं, ये जो गंडांत है दूसरा, उसके एंड को रूल करते हैं। इसका मतलब कि इंसान जो है वो बोल सकते हैं अपने लाइफ के दूसरे फेज से निकलने वाला है और तीसरे फेज में जाने वाला है, जहाँ पर उसके बोल सकते हैं उसकी छवि और उसके ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के अब उसे एक बोल सकते हैं जीवन की दिशा मिलने वाली है, उसे उसके कर्म मिलने वाले हैं, उसे अब जाकर के बोल सकते हैं रिजल्ट मिलने वाला है, और वो मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। वो जो है वो तीसरा गंडांत आपका बताता है। मगर ये जो सेकंड गंडांत है, ये आपके बोल सकते हैं आप किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, और आप खुद को कैसे सुधारते हैं, वो सब कुछ एट्थ हाउस बताता है। तो एट्थ हाउस जो है वो अकल्ट का है, मिस्टीरियस चीज़ों का है, तंत्र का है, मंत्र का है, और बहुत डीप हाउस है। बहुत बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये एक गड्ढा भी माना जाता है कि ये एक दलदल है, जिसमें इंसान कभी एक बार घुस जाता है तो बोल सकते हैं कि उसे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि कहीं ना केतु भी जो है वो इस घर को रूल करता है, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आने देता किसी भी चीज़ में। तो ना ये जो घर है ये मंगल भी रूल करता है, मतलब आपकी बॉडी का अंत है ये, इसीलिए मंगल जो है यहाँ पर आकर के इसका रूलर भी बनता है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, आपकी जो अंतर मन का जो चिंतन है, वो इसी घर से बदल करके आप खुद को अपलिफ्ट कर पाते हैं और धर्म की तरफ जा पाते हैं, अपने कर्म को समझ पाते हैं, और फिर आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, फिर आप चीज़ों को और अच्छे से एक्सेल कर पाते हैं।
तो अब हम चालू करते हैं सबसे पहले लगन का मालिक 7th हाउस में। अब 7वां घर, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि 7वां घर जो है वो हमारी पार्टनरशिप्स का है, हमारे रिलेशनशिप्स का है, हमारे बैलेंस का है, हम किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं, हमारी छवि क्या है। और जब भी लगन का मालिक जो हम हैं, आप कभी हमारी पर्सनालिटी चले गई इस घर में 7th हाउस में, तो ये ना इंसान को बोल सकते हैं एक लोन वुल्फ बना देगा। लोन वुल्फ इन द सेंस कि इंसान ना किसी की भी पार्टनरशिप करना इतना पसंद करेगा नहीं, या बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना हमेशा खुद का पार्टनर खुद ही होगा। जब भी ऐसा इंसान की मैरिज होगी या जब भी ऐसा इंसान किसी के साथ भी बोल सकते हैं किसी भी कारण से पार्टनरशिप में जाएगा, तो उसे ना अच्छा नहीं लगेगा या इतने अच्छे से वो चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि ना हम कभी मार्स को एज ए ले, मार्स कभी 7th हाउस में आ जा रहा है यहाँ पर लगन का मालिक होकर के 7th हाउस में, तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक हीटिंग इश्यूज को बताता है कि ना आपके पार्टनर से या आपकी जो भी समाज में छवि है वो एक बोल सकते हैं एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, या बहुत जल्दी चीज़ों पर रिएक्ट कर देना, या मैं बोल सकता हूँ कि आप इतनी जल्दी चीज़ों को ना बहुत जल्दी आप एक्शन ले लेते हैं, चीज़ों को सोचते समझते नहीं है। इस तरीके से आप कभी चीज़ों को लेकर के चले, तो ये एक इंटरप्रिटेशन ये बैठता है कि आपको ना एक बहुत ओवर कॉशियस पर्सनालिटी ये प्लेसमेंट बना देता है कि आप बहुत अपनी चीज़ों को लेकर के ओवर कॉशियस हो जाते हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक एग्जेजरेट कर देते हैं और खुद के एफर्ट्स पर बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि ध्यान देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि बोल सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी एक सही नियत रखता है या सही एक बोल सकते हैं एक पर्सपेक्टिव रखता है लाइफ के बारे में। तो आपको ये चीज़ एक समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में हमेशा चीज़ें जो हैं वो बैलेंस के थ्रू जाएंगी। आपको उनकी सुनना पड़ेगी, आप अपनी सुनेंगे, तो थोड़ी वो कहेंगे, थोड़ी आप सुनेंगे, थोड़ी आप कहेंगे, थोड़ी वो सुनेंगे। इस तरीके से आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। तो मार्स को ना ये बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मार्स का जस्ट अपोजिट घर में मार्स आ चुका है, या फर्स्ट लगन का मालिक उससे एकदम अपोजिट आ चुका है। अब आपको ना बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। तो कहीं ना आपको ना चीज़ों को लेकर के एक वीनस की ज़रूरत पड़ती है, या बोल सकते हैं आपको एक थोड़ा सा ना एक अपोजिट पर्सनालिटी, आपको लोगों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। सिर्फ जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ही काफ़ी नहीं है दुनिया को चलाने के लिए, और चीज़ों में एक बैलेंस लेकर के जाना पड़ता है। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और जब भी लोगों की शादी होती है या जब भी ऐसे लोगों की मैरिज होती है, तो ये लोग एफर्ट्स नहीं डाल पाते। ये लोग ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मैं खुद हूँ, मैं खुद ही चीज़ों को परफॉर्म कर सकता हूँ, ये जो सामने वाला पर्सन है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम द ओनली कंपेनियन ऑफ माइंड। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको डील करने की ज़रूरत है। ये ट्रिकी प्लेसमेंट है मार्स का, क्योंकि एकदम अपोजिट हाउस में चले गया है। और यहाँ पर जो है वीनस का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के ये चीज़ें बैलेंस होंगी। क्योंकि एट द एंड आपको जो 7th हाउस है बैलेंस को बताता है ना। आप एक चीज़ को, आप जो तराजू है उसको आप बोल सकते हैं एक ही तरफ नहीं रख सकते, आपको उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो जो वहाँ का जो प्लेनेट है जो उस घर को रूल करता है, जस्ट लाइक वीनस, हम कभी एक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें तो हमें वीनस को अच्छा रखना ज़रूरी है इस प्लेसमेंट में। और मान लीजिए जैसे जेमिनी राशि आती है 7th हाउस में, और आपका लगन का मालिक जैसे मान लीजिए जुपिटर हो गया सेजिटेरियस में, 7th हाउस में जेमिनी राशि आएगी, तो ना ऐसा व्यक्ति ना मैं बोल सकता हूँ कि इन लोगों को ना एक टसल बनी रहेगी हमेशा, एक उनकी मैच्योरिटी में, एक मैच्योरिटी में उन्हें एक ऐसे लोगों को ना हमेशा एक टसल बनी रहेगी अपनी मैच्योरिटी में कि डिसीजंस को किस तरीके से लिया जाए, कि एक बहुत ज़्यादा एक मैच्योर ढंग से लिया जाए या बहुत एक एक्साइटमेंट के थ्रू जाया जाए। तो ये चीज़ों में ना बैलेंस करना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर मर्क्यूरी को भी अच्छा रखना ज़रूरी है, साथ में वीनस को भी अच्छा रखना ज़रूरी है। नेचुरली ना ऐसे लोगों को ना बिजनेस माइंडेड भी देखा गया है। ऐसे लोग ना बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है, या इन लोग होते ही ऐसे हैं कि ये लोग नेचुरली बिजनेस में अच्छे होते हैं। इन्हें मार्केटिंग बहुत अच्छे समझ आती है। इन्हें चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, ताकि हम जो भी हमारा बिजनेस है उसे अच्छे से कर पाए। अब ये जो नेचुरल ट्रेट्स हैं इन लोगों में देखे जाते हैं, और यहाँ पर मर्क्यूरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वीनस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड जो बिजनेस है वो मर्क्यूरी का डोमेन है। किस तरीके से चीज़ों को बेचना है खुद के फायदे के लिए वो मर्क्यूरी बहुत अच्छे से जानता है, और किस तरीके से चीज़ों को क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करना है वो वीनस जानता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर द बिजनेस। बट है ना, यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ हमारा ही पर्सपेक्टिव नहीं जानना है, लोगों का भी पर्सपेक्टिव जानना है। जब आप ये समझ लेंगे कि बिजनेस जो होता है वो हमारा ही नहीं होता, वो लोगों के द्वारा चलता है, या हमें जो भी चीज़ करनी है वो एट द एंड समाज में ही चलनी है। तो ये चीज़ें आप जब समझ लेंगे, आप समाज को समझ लेंगे, आप समाज की चीज़ों को समझ लेंगे, उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर ध्यान देंगे,
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कभी राहु भी आ जाता है किसी प्लेसमेंट के साथ में, राहु आस्पेक्ट कर लेता है, तो ये ना बोल सकते हैं आपके बिजनेस की या कुछ भी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपके डिजायर्स हैं समाज में एक बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करने की या बहुत अच्छे पद पर जाने की या जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसे बहुत बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ना राहु को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चीज़ें चीटिंग की ओर भी चले जाती हैं। आप अपनी अपेक्षाओं के कारण लोगों को ठगना या लोगों से ज़्यादा की अपेक्षा रख करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर देना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ बेस्ट रेमेडीज़ हैं जो उभर कर आती हैं, वो हम ये देख सकते हैं कि सातवां घर जो है समाज है, हमारी पार्टनरशिप है, हमारे रिलेशंस है। तो आपको ना चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको जो एक रूढ़िवादी मानसिकताएं हैं जो आपको ऊपर उठने नहीं देती, वो सबसे पहली ये है कि आप ना ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि ना आप कभी ये थॉट ले आते हैं तो आप ऑलरेडी दुनिया के 10% लोगों में आ चुके हैं जो अपनी चीज़ों को, जो अपने आप पर ध्यान देना जानते हैं। वो ये जो थॉट है ना, ये आपको सबसे नीचे ला सकता है। ये जहर जैसा थॉट है आपके लिए कि आप ये लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके एफर्ट्स के बारे में, आप किस तरह की पर्सनालिटी है। आपको सिर्फ अपने चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको सिर्फ एक मोटी छवि का ध्यान रखना है कि मेरी छवि क्या है, दैट इज इट। आपकी इमेज क्या जा रही है आपके काम से, कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। आपको खुद को जज करते आना चाहिए। क्योंकि शनि यहाँ पर आते हैं, एक्सल्टेड होते हैं। वो यही बताना चाहते हैं कि इंसान का जो जजमेंट है ना खुद के काम करने का या खुद की छवि का, वो इंसान को खुद आना चाहिए। कि इंसान खुद को परखते आना चाहिए कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। उसे जरूरत नहीं है समाज की कि उसे समाज बताए कि वो गलत है या वो सही है। इंसान को ना खुद को इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, खुद को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो खुद को इस पटल पर जा करके जज कर पाए कि वो सही है या वो गलत है। तो आप जब इस मानसिकता से उठ जाएंगे, ये मैच्योरिटी आप में ले आएंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस चीज़ों से आप खुद को ऊपर उठा लेंगे, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होगी। इनसे आप चीज़ों को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आप लोगों को और अच्छे समझ पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, आप अपनी इमेज को समझ पाएंगे। आप उस तरीके से अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप करते हैं, आप चीज़ों को करते हैं, आप जिस तरीके से आप रिलेशंस को मेंटेन करते हैं लोगों से, उस तरीके से ना आप अपनी डिप्लोमेसी को, आप अपनी चीज़ों को, उतने आपके रिलेशंस को, आपके कर्मा को आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन बोलता ही यही है कि इंसान एक बैलेंस पर्सनालिटी है। उसे चीज़ों को बैलेंस करते आना चाहिए। उसे सिर्फ मैं के बारे में नहीं सोचना है, उसे समाज के बारे में सोचना है, उसे चीज़ों के बारे में समझ के चलना है। उसे ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को आगे रखना है, उसे चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना है और ये छोटी मानसिकताओं से उठ करके लोगों के लिए काम करना है, चीज़ों के लिए काम करना है और अपने आप को बेस्ट भी बनाना है। साथ में चीज़ों को बैलेंस करना है, कर्मा को बैलेंस करना है, अपने रिलेशंस को बैलेंस करना है। तो ये आपकी ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेमेडी भी निकल कर आती है कि आप जब भी किसी लोगों को देखें, जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर्शिप कर रहे हैं, आप उन लोगों को चेरिश कीजिए, आप उन लोगों को ना हेल्प कीजिए, आप उन लोगों को ये बताइए कि चीज़ों को ना मैनेज कैसे किया जाता है। क्योंकि आप में इनबॉर्न वो ट्रेड है, आपके पास ये कॉम्बिनेशन है कि आपका लगन का मालिक 7th हाउस में, आपको ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन मिला है कि आपको ना चीज़ों को बैलेंस करते अच्छे से आता है। तो आपको ना लोगों को समझाना चाहिए, आपको लोगों को काउंसिल करना चाहिए कि आपको पार्टनरशिप को कैसे निभाना है, आपको मैरिज को अपनी कैसे चलाना है, आपको चीज़ों को कैसे चलाना है। और साथ में आपको भी खुद को भी ये समझाना है कि मैं एक बैलेंस पर्सनालिटी हूँ, मुझे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आपका फलित होगा। क्योंकि आपके मुख से आपकी पर्सनालिटी के द्वारा एक सजेशन निकला है लोगों के लिए जो कि बैलेंस करने को बता रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना है, इन्हीं बातों में आप ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आया है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो बोल सकते हैं राशि, घर और प्लेनेट को बताती है। ये तीनों जो इसमें सिमुलेट हो जाते हैं इस रेमेडी में, ये आपको बहुत अच्छे से एक अच्छे रिजल्ट दे पाएगी और आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से ग्रो कर पाएगी। यहाँ पर बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोगों को ना बैक में पेन होता है या स्पाइन में प्रॉब्लम्स होती है या बैक एक हमेशा बना रहता है, या जो भी बोल सकते हैं ऐसे लोगों को ना हमेशा सीधा बैठने में प्रॉब्लम होती है, या लोग ज़्यादा देर तक ना सीधे बैठ नहीं सकते। इन लोगों को ना बोल सकते हैं कि स्पाइन में प्रॉब्लम या बैक में प्रॉब्लम, या बोल सकते हैं एक अपने जेनेटल्स में प्रॉब्लम होना, या इनके जेनेटल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन्हें कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं हैवी, या बोल सकते हैं कुछ भी चीज़ें इस तरीके से परफॉर्म नहीं करनी चाहिए जहाँ पर इनका जो बॉडी पार्ट है उस पर बल आए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। और यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी एक और रेमेडी आप कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए। आप ना चीज़ों को बैलेंस पर लेके जाइए, चीज़ों को एक्सरसाइज कीजिए, अपने मार्स की जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या को अच्छी रखिए, तो ये चीज़ें और भी अच्छी रहेंगी। एक और रेमेडी यहाँ पर निकल कर आती है, वो ये आती है कि आपको ना जब भी आपकी शादी होती है, शादी के बाद आप हमेशा, आपकी जब भी पार्टनरशिप होगी, आप शादी होगी, आप जब भी आपके पार्टनर से मिलेंगे, तो वो जो पार्टनर है वो हमेशा आपको ना सेल्फ ग्रोथ पर लेके जाएगा। आपको हमेशा चीज़ों पर है ना टोकेगा, आपको पिन पॉइंट करेगा कि आप ये चीज़ें ठीक कीजिए, आप ये चीज़ें ठीक कीजिए, आप ये चीज़ें ठीक कीजिए।
और आपको ना इन सब चीज़ों से चिढ़ होगी, आपको इन सब चीज़ों से ना पॉइंट आउट होने से डर लगता होगा कि कोई मुझे पॉइंट आउट ना करे। बट आपको ना ये चीज़ आपको सुधारना पड़ेगी। आप जब ये सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखने लग जाएंगे कि मेरा पार्टनर है और मुझे इनकी सुननी है या चीज़ों को ना एक बैलेंस के थ्रू लेकर जाना है, तो आपकी पर्सनालिटी में आप अच्छे से खुद को डेवलप कर पाएंगे, आप अच्छा राइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लगन का मालिक 7th हाउस में इस तरीके से काम करता है। ये कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने शेयर करे हैं 7th हाउस के बारे में, जो कि आपको थोड़ा सा एनालाइज आपके बारे में करने की ज़रूरत है, आपने शायद करे हुए हैं। तो आपने कितना रेजोनेट किया लगन का मालिक 7th हाउस से, ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं लगन का मालिक 8th हाउस में। अब 8th हाउस जो है वो 8th हाउस एक्चुअली जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जितने भी रिसर्च वाले लोग होते हैं, उनका फेवरेट हाउस होता है। क्योंकि जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो 8th हाउस रूल करता है। 8वां घर जो होता है डीप रिसर्चेस का होता है, अकल्ट साइंसेस का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, वो इसी घर में आते हैं। ये सब चीज़ें इसी घर में आती हैं, यही घर जो है वो रूल करता है। क्योंकि केतु जो है, केतु ऑलरेडी मोक्ष प्रदाता बोला गया। केतु को बोला गया चीज़ों को डीप में जाकर के परफॉर्म करना, हर फाइन छोटी से छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, वो केतु का काम होता है। तो केतु जो है वो इस घर का नेचुरल मालिक बनता है, एक को लॉर्ड बनता है। और मार्स भी जो है वो इस घर का मालिक बनता है। और 8th हाउस जो है वो डीप रिसर्चेस को बताता है। बोल सकते हैं कि चीज़ों को कितना फाइन जा करके करना है, चीज़ों को कितना डीप जा करके करना है। जितनी भी आईटी फील्ड्स हैं, जितनी भी रिसर्च फील्ड्स हैं, आईटी सेक्टर है, आप बोल सकते हैं जितने वॉच मैकेनिक्स आते हैं, जितने भी टेक्निकल काम वाले लोग आते हैं, कभी मार्स यहाँ पर कनेक्ट होता है तो, या जितने भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ में गूढ़ ज्ञान, मतलब एकदम जो आपने वो लोग देखे होंगे जो लोग ना अपनी चीज़ों में बेस्ट होते हैं, उन्हें ना हर अपनी फील्ड का जो नॉलेज होता है वो बेस्ट होता है। वो लोग हर चीज़ में ना बात की खाल निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी फील्ड में ना रिसर्च की हुई है। उन्होंने वो फील्ड में वो घुसे हुए हैं, उस गड्ढे में वो घुसे हुए हैं, उन्हें उस गड्ढे का हर एक कोना मालूम है। इसीलिए वो बोल सकते हैं कि अपनी चीज़ों में इतना फाइन है, या इतने अच्छे हैं, इतने बेस्ट है। और ये केतु ही है जो आपको ना अपनी चीज़ों से एक डिटैचमेंट के थ्रू लेके जाता है, आपको ना सेटिस्फाई नहीं होने देता। आपको जितना आता है उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता। इसीलिए ना ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन ढूंढने के लिए चीज़ों को ना और अच्छा परफॉर्म करता है, और अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो करता जाता है। और एक समय पर ना वो उस चीज़ में इतनी महारत हासिल कर लेता है अपनी इच्छा को या खुद को संतुष्ट करने के लिए, कि वो इतना निपुण बन जाता है। और फिर बाद में ना उसे दुनिया देखती है कि ये जो इंसान है ये इस चीज़ में कितना फाइन है। तो ये जो घर है 8th हाउस, वो बहुत डीप है और चीज़ों को ना बहुत बोल सकते हैं होल्ड करता है, चीज़ों को ना बहुत रहस्यमय रखता है, चीज़ों को गूढ़ रखता है, अंदर अपने अंदर दबा कर रखता है। तो ये बहुत अच्छा हाउस है। अब जब आपकी लगन की पर्सनालिटी 8th हाउस में आ जाएगी, या लगने जब आपका 8th हाउस में आ जाएगा, जस्ट लाइक हम कालपुरुष कुंडली से ही बात करें तो मंगल कभी आपका 8th हाउस में आ गया। अब मंगल जो है वो आप हैं और आप आ चुके हैं अब 8th हाउस में। अब 8th हाउस जो है वो आइसोलेशन का भी माना जाता है, कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को आइसोलेट होकर के अपनी ही चीज़ों में घुसे हुए हैं, या अपनी ही चीज़ों में परेशान हैं, या अपनी चीज़ों को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत बार इंट्रोवर्ट भी देखे गए हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा बोल सकते हैं एक्सट्रोवर्टली नहीं लेके जाते, अपनी चीज़ों में घुसे हुए हैं, अपनी चीज़ों में रिसर्च कर रहे हैं, और बोल सकते हैं अपने ही थॉट्स में लिप्त हैं, और बट अपनी चीज़ों में बहुत फाइन है। ऐसे लोग बहुत फाइन होते हैं अपनी चीज़ों में। और हम बोल सकते हैं कि 8th हाउस ना बोल सकते हैं कि आप नई इनोवेशंस का भी है। हम जितनी भी इनोवेशंस देखते हैं, हम जितने भी नई टेकीज देखते हैं, जितनी नई चीज़ें हम आजकल जितनी भी नई चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी नए करियर फील्ड सब कुछ उभर कर आ रहे हैं, वो सभी में आपको 8th हाउस का एक रोल दिखेगा। आपको राहु का रोल दिखेगा, आपको केतु का रोल दिखेगा, क्योंकि यही जो सारे प्लैनेट्स और हाउसेज हैं, ये जो 3 हाउसेज दिए गए, जो जिन्हें त्रिक भाव कहा गया, और कलयुग में यही जो बली है, यही जो हाउसेज हैं, यही ये सब चीज़ों का उद्गम है। इन्हीं हाउसेज से ये सब जितनी नई चीज़ें हैं, जितने नई करियर्स हैं, जितनी नई सब चीज़ें करियर की फील्ड्स हैं, जितने सब ये जो चल रहा है कलयुग में, ये सब कुछ ये 8th हाउस और जितने पाप ग्रह हैं उन सब की देन है, उन सब की उपज है। तो आपको ना 8th हाउस, जब लगन का मालिक 8th हाउस में आएगा, तो आप नेचुरली रहस्यमयी चीज़ें, डिटेक्टिव चीज़ें, आपको रहस्यमयी चीज़ें देखना पसंद होगी। आपको बोल सकते हैं कुछ भी नई चीज़ इनोवेट करना, कि आप खुद कुछ चीज़ को समझ करके लोगों को बताएं। आपको जैसे हम बोल सकते हैं कि डिटेक्टिव किताबें पढ़ना या रहस्यमय किताबें पढ़ना, इस तरीके की नॉवेल्स पढ़ना आपको बहुत पसंद होगा। या आपको नेचुरली बोल सकते हैं कि डिवाइसेस में या चीज़ों में जो भी बोल सकते हैं एक अलग हट के आती हैं, जो एक यूनिक अपनी पहचान रखती हैं, उनमें आपको अलग एक इंटरेस्ट होगा, आपको यूनिक चीज़ें करना पसंद होगा। ये हाउस जो है वो यूनिक चीज़ों को बताता है, अलग चीज़ों को बताता है, दुनिया से हट के चलने को बताता है। तो ये बहुत अच्छा हाउस है, और इसमें आपका लगन का मालिक आ जाता है ना, तो आपको इस तरीके की पर्सनालिटी बना देता है।
और जनरली ऐसे लोग जो होते हैं लॉन्ग लिव्ड होते हैं, कि उम्र अच्छी होती है, ये लोग लॉन्ग लिव्ड होते हैं। और ना ऐसे लोग ना, इन लोगों को ना एक टर्म दी जाती है कि जस्ट लाइक जेठालाल। जेठालाल जो एक कैरेक्टर है हमारे इंडियन सोसाइटी में, वो इस तरीके की पर्सनालिटी है कि उनकी जो तकलीफें हैं वो कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसे लोग भी ऐसे ही होते हैं कि इनकी तकलीफें कभी खत्म नहीं होती, एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी आती है तो तीसरी आती है। ऐसे लोगों को ना हमेशा एक रेमेडी दी जाती है कि कभी भी ना खुद को इतना ज़्यादा खुश नहीं माने कि एक प्रॉब्लम आई अब उससे निकल गए, आप ये सोच रहे हैं कि अब सब ठीक हो गया। जब ये लोग ऐसा बोल देंगे कि अब ये सब कुछ ठीक हो चुका है, उसी दिन उसी समय पर एक नई प्रॉब्लम का जन्म होगा आपके लिए। तो हमेशा ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप खुद को स्टेबल रखें और किसी के सानिध्य में रहें हमेशा, क्योंकि ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोग ना बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी होते हैं। इन लोगों को ना मालूम नहीं होता कि किस समय पे क्या चीज़ों को बोल सकते हैं एक्शन लेना है, या किन चीज़ों में क्या तरीके से सोचना है। इन लोगों को ना हमेशा एक जुपिटर की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना ये घर अंधेरा है, यहाँ पर ना अंधेरा है, यहाँ पर ना उजाला चाहिए आपको, ना उजाला चाहिए, जो कि गुरु जो ज्ञान है, आपको ज्ञान का उजाला चाहिए। आपको ना यहाँ पर रोशनी की ज़रूरत है। आपको चाहिए ऐसे लोग जो आपको सही दिशा बताएं, आपको सही चीज़ों को बताएं और आपको ये समझाएं कि सही समय पर कि सही चीज़ों को करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है, एक सिस्टमेटिकली चीज़ों को किस तरीके से लेवल पर लेके जाना है। तो आपको ये चीज़ों को समझने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और हमेशा ना यहाँ पर ना एक हमेशा व्यक्ति जो है वो ओवर थिंकिंग करता है, और उसे ना हमेशा एक फियर होता है हर चीज़ उनसे छूट जाएगी, या एक फियर होता है नॉन फियर कि दे लॉस एवरीथिंग, दे लूज एवरीथिंग। नॉन फियर हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या चीज़ें ऐसी ना हो जाए। तो आपको ना ये चीज़ों को ना थोड़ा सा एक समझने की ज़रूरत है कि लाइफ इतनी भी अनसर्टेन नहीं है। माना कि अनसर्टेन है, बट इतनी अनसर्टेन नहीं है। आप लॉन्ग लिव्ड पर्सनालिटी हैं, आप खुद को समझिए, आपकी चीज़ों को समझिए कि आपको ना एक थोड़ा सा एक प्लानिंग के थ्रू जाने की जरूरत है। आपको इतना भी अनएक्सपेक्टेड होने की जरूरत नहीं। आपको ना चीज़ों को थोड़ा जुपिटर की तरफ लेके जाने की जरूरत है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ और अपने आप को समझ सकता हूँ। इतना भी मैं मिस्टीरियस पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि मैं एकदम चीज़ों को बोल सकते हैं कि बहुत ओवर थिंकिंग हूँ, या अलग हूँ, या इंट्रोवर्ट हूँ, या मुझसे कोई बात नहीं करता। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8,000 जो है ना, 8,000 लॉसेस है। आपको ना बोल सकते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है। आपको ये समझाता है कि आप बहुत ज़्यादा गड्ढे में हैं, आप ना चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप अलग पर्सनैलिटी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है खुद में कि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, मुझे भी अपनी चीज़ें मेरी अलग हैं, लोगों की चीज़ें अलग हैं, मैं अपनी चीज़ें परफॉर्म करता हूँ, मुझे अपने को समझने की ज़रूरत है। जब आप ये समझ लेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपको फल देकर जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। अब यहाँ पर ना सबसे अच्छी रेमेडीज जो है वो निकल कर आती हैं, वो ये निकल कर आती हैं कि आपको ना खुद को आइसोलेशन में रखना चाहिए। आपको ना चीज़ों को आपको खुद को समझना चाहिए कि मैं अकेले में चीज़ों को किस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं कितने अच्छे से लोगों को देख करके, उनकी चीज़ों को समझ करके, उनसे एक छोटा सा कंपैरिजन लेकर के कि वो लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो अपने सेल्फ में अकेले में जा करके काम करके अपने आप को करेक्ट करके आप चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हमेशा आपको आपके डिसीजंस के लिए ना किसी का भी कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पूछना बहुत ज़रूरी है लोगों से कि मैं आगे अब क्या करूँ। आपको ना किसी के सानिध्य में रह करके चीज़ों को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ना ये जो घर है अंधेरा है, जिस तरीके से हमने बात करी, आप अंधेरे में हैं, तो आपको एक ज्योति की जरूरत है, आपको एक उजाले की जरूरत है। ऐसे लोगों को ना हमेशा किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को ना समझना चाहिए कि ना मैं एक अकेला पर्सनालिटी हूँ, मुझे अकेले चलना है, तो मुझे इतनी जल्दी ना चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड मैं अकेला हूँ। मैं किसी पर भरोसा कर भी उनके साथ में नहीं चल पाऊंगा, या ना क्योंकि वैसे भी कलयुग है। आप ये चीज़ समझिए कि ना कलयुग में किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा करना सही नहीं होता। सभी लोग जो है वो अपनी अपनी चीज़ों के लिए बोल सकते हैं एक सेल्फिश नेचर रखते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अपना अपना काम करना है, सभी लोगों को अच्छी चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो आपको भी समझने की जरूरत है कि मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले अपनी चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो आप जब ये चीज़ समझ लेंगे, ये आपका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर ना कुछ रेमेडीज बहुत अच्छे से निकल कर आती हैं। वो ये आती हैं कि आपको ना हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करना चाहिए, आपको रोज करना चाहिए। आप हनुमान जी को हमेशा अपने साथ में रखिए, क्योंकि एट द एंड ना हम ये देख सकते हैं कि लगन है, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो 8,000 में आ गई। 8,000 डेथ है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कितने होते हैं, आप चीज़ों को कितना चेंजेस जल्दी लाते हैं। तो आपको ना आपकी पर्सनालिटी को ना एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, जो कि हनुमान जी ही दे सकते हैं। और क्योंकि लगन के जो बोल सकते हैं, लगन मार्स की राशि आती है, एरीज राशि आती है, आपकी राशि आती है, और ये डेथ की राशि है, जो बोल सकते हैं कि आपकी मृत्यु, इन द सेंस कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस चीज़ को ना एक स्टेबिलिटी के ऊपर लेकर जाने की जरूरत है, जो कि हनुमान चालीसा आपको बहुत अच्छे से दे सकती है। आपको यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है लोगों को, आपको अकेले चलने की जरूरत है। आप अकेले आए हैं जीवन में, आपको अकेले ही चलना है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जीवन में, आपके बहुत सारे ट्रॉमाज आएंगे जीवन में,
आपको हमेशा एक चीज को ना पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है, आपको उन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ना यूज टू होने की जरूरत है। और यहाँ पर ना आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको ना किसी चीज से मोह नहीं रखना है। मोह इन द सेंस की ना आपको ना एक डिटैच पर्सनैलिटी के तौर पर चलना है, क्योंकि केतु भी जो है वो इस घर का को लॉर्ड बनता है। और केतु यही बोलता है हमेशा हर चीजों को कि केतु को किसी चीज से मोह नहीं होता। वो ये सोचता है कि मैं अकेला चल रहा हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, मुझे किसी भी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं है, किसी चीज़ से कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है। तो आप जब ये समझ लेंगे कि आप अकेले हैं इस जीवन में, तो ये बहुत अच्छी एक रेमेडी आपके लगन के लिए निकल कर आएगी और आपको बहुत अच्छे से ग्रो करवाएगी। आप जब अकेले हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, आप खुद को समझेंगे कि मैं एक अच्छी पर्सनालिटी हूँ, मैं खुद को अच्छा कर सकता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा आपके लिए और आप खुद को ग्रो कर पाएंगे, आप सेल्फ ग्रोथ पर जा पाएंगे। और ना आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आपको अकेले अच्छा लगता है, आप अकेले रहिए। आपको जिन जिन लोगों से बात करना है, उन लोगों से बात कीजिए। बट आपको ये खुद को समझाने की जरूरत है कि एट द एंड मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं एक स्कॉर्पियो की एनर्जी लेकर आया हूँ, स्कॉर्पियो राशि आती है इस घर में, स्कॉर्पियो की एनर्जीज लेके आया हूँ। तो ना आपको ना चीज़ों को छोड़ते आना चाहिए, आपको लेट गो आना चाहिए। आपको चीज़ों को ना एक हम्बल तौर पर लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि ना केतु जो है या मार्स जो है वो इस घर में ना बोल सकते हैं कि एक सटल एनर्जी है, जो कि ना सेटल हो चुके हैं नीचे। अब वो इतना बोल सकते हैं एक अग्रेशन नहीं जानते, वो चीज़ों को सेटल रखना जानते हैं, चीज़ों को शांत रखना जानते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर मृत्यु है, अब इस मृत्यु से मुझे कैसे डील करना है। तो आप ये जब समझ लेंगे कि अब मैं यहाँ पर बोल सकते हैं एक धरातल पर बैठा हूँ, अब इस धरातल से मुझे ऊपर कैसे जाना है, मुझे यहाँ से निकलना कैसे है, मुझे एक ज्योति की जरूरत है। आप जब ऊपर देखेंगे चीज़ों को लेकर के, तब यहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट होंगी, आप परफॉर्म अच्छे करेंगे, आप खुद को सेल्फ ग्रोथ पर लेके जाएंगे। और ये सारी रेमेडीज आप खुद को समझाइए, जो एक जनरल ट्रेड्स की रेमेडीज है जो मैंने इस वीडियोस में शेयर करी है। आप मुझे बताइए कि आपने इस वीडियो में जो दो घर हैं, मैंने जो इस दो घरों को एक फिलोसॉफिकली ले जा करके समझाया है, आपकी पर्सनालिटी से रेजोनेट करके जो बातें की है, इररेस्पेक्टिव टू ओनली रेमेडीज, इररेस्पेक्टिव टू ओनली रिजल्ट, जो कि अच्छे ट्रेड्स हैं, बुरे ट्रेड्स हैं, उन सबको एक हटा करके हमने एक जनरली फिलोसॉफिकल बात की है। तो आप बताइए कि इन सब चीज़ों में आपको क्या समझ आया और आपने कितना रेजोनेट किया मेरे इस नॉलेज से। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अगले जो दो घर हैं जिसमें नया गंडान चालू होता है, जो तीसरा गंडान जो सबसे महत्वपूर्ण गंडान भी एक माना जाता है, जो कि 9वें घर से चालू होता है 12वें घर तक, हम उसमें डिस्कस करेंगे जो दो घर है, 9वां घर और 10वां घर, जो कि 9वां घर आपके धर्म है और 10वां घर आपका जो मूल कर्म है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए वेस्ट्रो सिम्बा से, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर भी और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर भी। धन्यवाद, जय श्री राम।